So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए IBPS, PO, IBPS क्लर्क या फिर बैंकिंग के किसी भी SBI का एग्जाम है वो PO या क्लर्क का, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अच्छे लेवल की ग्रामर आपसे पूछी जाती है, जिसे बैंकिंग में स्पॉटिंग एरर्स या बाकी एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन कहा जाता है। तो हम उसको कर रहे हैं प्यारे बच्चे। हमने अब तक इसके 13 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं कहूंगा कि प्लीज एक बार वो सारे चैप्टर्स, सारे सेशंस को जरूर गो थ्रू कर लें, ताकि आप एक अच्छी तरीके से कनेक्ट बना पाए। ठीक है, तो आज हम प्यारे बच्चों स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 14 करेंगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 14। हमेशा की तरह आपको कहना चाहूंगा, जो भी नए बच्चे हैं या जब भी पुराने बच्चे हैं, कि प्लीज आपके पास एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाथ के हाथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 14। ठीक है, शुरुआत करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो चलिए आइए शुरू करें दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 बचे आपके सामने। देखिए क्या है, डायरेक्शंस क्या है, किस तरीके से हमें करना है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। क्या इसमें कोई एरर है? आप अच्छी तरीके से, बड़े ही केयरफुल तरीके से आप उसे पढ़ें। द एरर इफ एनी, अगर कोई एरर आपको मिलती है, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में होगी। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर, जो उसका नाम है उस पार्ट का वही आंसर है। इफ देयर इज नो एरर, हो सकता है किसी सेंटेंस में कोई एरर ना हो। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये नीचे यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया हुआ है ना। इनमें से किसी में भी अगर आपको एरर है तो उस पार्ट को आप पहचानिए, मेंशन करिए। और आपको लगता है कि भाई सारे पार्ट बिल्कुल ठीक है, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 को चूज करिए। आई होप क्लियर है सबको। तो फिर शुरू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव डिनर एट अ रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट सही प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट होती है। तो कह रहा है ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को। डिस्को जाएंगे, जाना चाहिए, जाएंगे जो भी है। एंड देन हैव डिनर, उसके बाद डिनर करेंगे एट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए, 10 सेकंड का टाइमर आपको मिलेगा और आपको सही आंसर निकालना है बच्चों। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी ही प्रपोज्ड मी दैट ही शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव डिनर एट अ रेस्टोरेंट। एरर आई, ही प्रपोज्ड मी। ठीक है, इस पार्ट में यहां पर एरर है। he proposed me should be replaced with he proposed to me। ठीक है, he proposed me should be replaced with he proposed to me। ध्यान रखना, प्रपोज जो है ना, ये जो वर्ब प्रपोज है, ये एक इनट्रांसिटिव वर्ब है। इनट्रांसिटिव वर्ब कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकती। ट्रांसिटिव वर्ब्स, इनट्रांसिटिव वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी। ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है, जहां सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। इनट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है
जहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, यानी उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है। The reason is that the verb propose is typically followed by to when referring to a person. The phrase proposed to someone is the correct structure. ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का आप ध्यान रखिएगा बच्चे। So the correct sentence would be he proposed to me that we should go to the disco and then have dinner at a restaurant. ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हुई। आई होप क्लियर है सबको। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्यारे बच्चों। देयर आर सम एनिमल्स देन कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी पर भी, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए टाइमर। समय समाप्त हुआ। बोथ इन वाटर एंड लैंड, यहां पर एरर आ गई बच्चे, पार्ट थर्ड में एरर आ गई। ठीक है, आप बता सकते हैं किस चीज की एरर होगी? बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये जो एरर है प्रपोजिशन की एरर है बच्चे। ये जो एरर बनती है ये प्रपोजिशन की एरर बनती है। इन वाटर तो कह सकते हो आप, लेकिन इन लैंड नहीं। हमने क्या किया है, एंड लगाकर, है ना, दोनों को कॉमन कर दिया है, लेकिन दोनों के लिए फिर प्रपोजिशन बन गई इन। सो इन वाटर तो इट्स पॉसिबल, है ना, लेकिन इन लैंड नहीं। ऑन लैंड इन वाटर, इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए वही वहां पर कह रहा है, द वर्ड ऑन शुड बी एडेड बिफोर लैंड। तो बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो दोनों प्रपोजिशन हमने कॉमन कर दी। ठीक है, जबकि दोनों अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं, इन वाटर ऑन लैंड, तो इस तरीके से एरर आ गई है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी देयर आर some animals that can live both in water and on land without any difficulty. क्लियर है? ये तो बिल्कुल आसानी था, इसमें तो कुछ भूलने लायक है ही नहीं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द रेस्ट when we were startled at the strange sound of trumpets. Hardly had we settled down for the rest, अभी मुश्किल से रेस्ट के लिए बैठ ही पाए थे, when we heard startled, we were startled at the strange sound, जो अजीबोगरीब साउंड था। ठीक है, ये जो बाजे वगैरह का जो भी साउंड होता है ये। ठीक है, लीजिए टाइमर, लीजिए, बनाइए ध्यान से। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट है, हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टल्ड एट द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। एरर आ गई है, व्हेन वी वर स्टार्टल्ड एट, वी वर स्टार्टल्ड एट दी, यहां पर एरर बनती है बच्चे। अब समझिए, द फ्रेज स्टार्टल्ड एट शुड बी रिप्लेस्ड विद स्टार्टल्ड बाय। ठीक है, उस अजीबोगरीब साउंड के द्वारा, ऐसा कह रहा है। The reason startled by is typically used to describe the cause of the surprise or fright. फ्राइट का मतलब डर, सरप्राइज का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो स्टार्टल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक तरीके से
दे वर अमेज्ड, शॉक्ड, ठीक है। So emphasizes the agent or source of the surprise, whereas startle at is typically used to describe the thing that is surprising or frightening. Emphasizes the thing that is being reacted to, ठीक है। In this case, the strange sound of trumpet is specific cause of the surprise. So the correct expression should be startled by rather than startled at. Hence, the correct statement should be what? Hardly had we settled down for the rest when we were startled by the strange sound of trumpets. ठीक है, चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। When she was in jail, she was debarred to send a letter even to her son. When she was in jail, she was debarred to send a letter even to her son. अपने बच्चे को भी, अपने पुत्र को भी, अपने बेटे को भी वो पत्र नहीं भेज सकती थी, डिबार्ड थी। चलिए, ये रहे आपके ऑप्शंस और ये लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हो बच्चों। क्या बनाया आपने? So the original statement was, when she was in jail, she was debarred to send a letter even to her son. एरर आती है पार्ट थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, she was debarred to send. तो ये एरर प्रपोजिशन की एरर बनती है बच्चे, जहां पर debarred to गलत है, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद debarred from sending. तो जहां पर debarred to send लिखा ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद debarred किस चीज से? फ्रॉम सेंडिंग, ठीक है। बार डीबार के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है और उसके तुरंत बाद फिर जेरेंड लिखा जाता है बच्चे, ठीक है। So the correct statement should be, when she was in jail, she was debarred from sending a letter even to her son. Okay? प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया गया उसको, ठीक है, कि वो अपने पुत्र को भी, किसी को भी रिलेटिव को लेटर नहीं भेज सकती। तो दिस वाज द स्टेटमेंट। आई होप क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। The debacle of the Congress party admit no other explanation than its poor performance during the last 5 years. The debacle का क्या मतलब होता है? डिबेकल का क्या मतलब है? डिजास्टर, एपोकैलिप्स, कैलेमिटी। तो डिबेकल लिख लीजिए, अच्छे वर्ड्स हैं, पेपर में आते हैं ये। डिबेकल, डिजास्टर, एपोकैलिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, आपदा, विपदा, फॉल डाउन, जो भी है। तो डिबेकल हुआ किसका? ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर, का जो बहुत गंदा वाला बुरा परफॉर्मेंस रहा ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए।
चलिए समय हुआ यहां पर समाप्त। आइए देखते हैं। The debacle of the Congress party admit no other explanation than its poor performance during the last 5 years. This was the original statement. एरर आ गई, एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन गया प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए रीजन क्या है इसके पीछे का, सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए आप बस। फाइंड आउट वेयर इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कांग्रेस पार्टी है या डिबेकल है? तो डिबेकल है, डिबेकल डिजास्टर फॉल डाउन। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब जो एडमिट लगी है ना वो प्लूरल लगी हुई है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेज इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब एंड इफ इट्स प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। तो वही एरर यहां पर आई हुई है। ठीक है, वर्ब एडमिट की जगह एडमिट्स आनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर रखिए, प्लूरल है तो प्लूरल रखिए वर्ब। So the correct sentence would be the debacle of Congress party admit nahi admits no other explanation than its poor performance during the last 5 years. I hope crystal clear है सब बच्चों को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। The president Mr. Kalam is much sought after by school students and is invited for many functions. The president Mr. Kalam is much sought after by school students and is invited for many functions. बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से बनाना। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। एरर बन गई पार्ट 4 में जो लिखा हुआ इज इनवाइटेड फॉर मैनी फंक्शंस। ठीक है, इज इनवाइटेड फॉर मैनी फंक्शंस, ये बढ़िया एरर है। तो ध्यान रखना, इनवाइट जो वर्ब है ना इससे बहुत एरर आती है। इनवाइट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन है, लिख लीजिए, इट शुड बी ऑलवेज इनवाइट टू। हाँ, देखिए किस तरीके से एरर आती है। आई इनवाइटेड हिम फॉर डिनर टुडे। ठीक है, आई इनवाइटेड हिम टू डिनर टुडे। इनवाइट टू समथिंग, फॉर नहीं। तो इस सेम वर्ब से कई बार पहले भी एरर आई है, तो ध्यान रखना, नंबर जानने चाहिए। इनवाइट टू समवन टू समथिंग। यू इनवाइट समवन है ना टू समथिंग। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब वही यहां पर समझा रखा है, इनवाइट टू अ फंक्शन, इनवाइट टू अ और अ फंक्शन नहीं। So the correct statement should be the president, Mr. Kalam is much sought after by school students. Sought after मतलब क्या, उनको डिजायर किया जाता था, उनको बहुत सारे उनके चाहने वाले थे। ठीक है, एस्पायर करते थे लोग उनको। So the president Mr. Kalam is much sought after by school students and is invited to many functions। जगह जगह उनको अलग अलग फंक्शंस में इनवाइट किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे आपके सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? He took me to a restaurant and ordered for 2 cups of
कोल्ड कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर। कहाँ लेकर गया? रेस्टोरेंट लेकर गया। क्या ऑर्डर किया? 2 कप चाय, सॉरी चाय नहीं, कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया, और वो 2 कप के लिए वेटर ने पूरा 1 घंटे में लेकर आया उसको। थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से बनाना। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। चलिए, समय समाप्त हुआ। He took me to a restaurant and ordered for 2 cups of cold coffee, which the waiter brought in an hour. So this was the original statement. Now, the error is in part 2 or option number 2, and ordered for 2 cups. Here is an error. Now this verb order, it is a transitive verb. Okay, again I already told you that transitive verb is something which takes directly its object. Okay, it does not require any preposition in between. ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। आई ऑर्डर्ड हिम और आई ऑर्डर्ड टू हिम। सिंपली आई ऑर्डर्ड हिम, ठीक है। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी और आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। सिंपल, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, यहां पर ऑर्डर फॉर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द वर्ड फॉर शुड बी डिलीटेड आफ्टर ऑर्डर। ये आपको मैंने समझा दिया कि ट्रांसिटिव वर्ब है, अपने बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। So the correct sentence should be, or it would be, he took me to a restaurant and ordered what he ordered, 2 cups of cold coffee, which the waiter brought in an hour. Clear? ठीक है। प्रपोजिशन का इंपॉर्टेंट, मतलब प्रपोजिशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो काफी ध्यान देकर आपको लिख लेना है ताकि कुछ भी मिस ना हो बचे। अब आ गई प्रश्न संख्या 8 आपके सामने बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इन डिफिकल्ट टाइम शी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसल rather than wandering here and there for relief. In difficult time, she prefers keeping her counsel rather than भटकना। wandering का मतलब भटकना, यहां वहां, रिलीफ के लिए, कंफर्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, दीजिए टाइमर, बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ, ये देखते हैं। rather than wandering, पार्ट थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। rather than wandering, यहां पर एरर बनती है बच्चे। Now, rather than should be replaced with rather to, ठीक है। अच्छी एरर, बहुत बढ़िया एरर है। देखिए, प्रेफर जो वर्ब है ना, ठीक है, प्रेफर जो वर्ब है वो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेती है। प्रेफर जो वर्ब है वो अपने साथ आई प्रेफर टू, ठीक है। तो प्रेफर के तुरंत बाद एक जेरेंड आएगा और उसके बाद टू प्रपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एरर बनी। इन डिफिकल्ट टाइम्स शी प्रेफर्स, अब क्या लिखेंगे?
शी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसल, तो ये जेरंड हो गया कीपिंग हर काउंसल। अब टू मतलब अब देन ना लगाएं, टू wandering here and there for relief, you prefer to something or someone, लिख लेना, प्रेफर के साथ टू लगाना। ठीक है, चलिए आई होप लिख लिया होगा सब बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मेल ऑफ दीज रोज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट, द स्मेल ऑफ दीज रोज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों का ठीक होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। Easiest question of this session till now. This one is the easiest. Okay, लीजिए टाइमर। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। क्या बनाया आपने? The original statement was the smell of these rose flowers are very sweet. Flowers are पार्ट थर्ड में एरर आ गई, वर्ब जो आर लगी है ना वो गलत लगी हुई है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? दीज रोज फ्लावर्स या फिर स्मेल? भाई दीज रोज फ्लावर्स की बात कर रहा है या फ्लावर्स की स्मेल की बात कर रहा है? फ्लावर्स आर स्वीट और स्मेल इज स्वीट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो आर की जगह इज का इस्तेमाल करो, फ्लावर्स आर की जगह फ्लावर्स इज, क्योंकि वो इज जो है ना आप स्मेल के लिए लगा रहे हो, ध्यान रखना। स्मेल जो है वो वर्ब है। So the correct sentence should be the smell of these rose flowers is very sweet. स्मेल कैसी है? बहुत स्वीट है, जो खुशबू है वो बहुत मतलब अच्छी है, ये कहना चाह रहा है। Now question number 10 in front of you. प्रश्न संख्या 10 अब आपके सामने। He ordered as if he was my master. He ordered as if he was my master. ऐसे ऑर्डर किया जैसे कि मेरा मालिक हो, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, आसान क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही बना पाओगे आप। लीजिए पहले टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ। ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वाज माय मास्टर, तो ये ओरिजिनल सेंटेंस था। अभी जो वाज है ना पार्ट थर्ड में जो वाज लिखा हुआ यही एरर है। तो इमेजिनेशन में आपको मैंने पहले बताया पर बच्चे, इमेजिनरी जो सिचुएशंस होती हैं, हाँ, कंडीशनल का जो पार्ट 2 होता है, यहाँ पर इमेजिनेशंस होती हैं, विशेस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, है ना। तो वहां पर हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट लगता है, लेकिन वॉज के केस में वर लगता है, क्योंकि वॉज जो है वो फैक्ट को बता देता है और वर जो है वो इमेजिनेशन को बताता है। कई बार मैंने पहले भी समझाया है कि अगर मैं ये कहूं कि इफ आई वॉज अ किंग आई वुड लिव इन अ ह्यूज पैलेस, सही गलत?
राइट या रॉन्ग? बताएं। अब सुनने में सही लग रहा है, गलत है। अगर मैं राजा होता तो बड़े से महल में रहता। इसका मतलब ना वो राजा है और ना वो महल में रहता है। इसलिए इफ आई वर अ किंग, इसका मतलब राजा नहीं है, इमेजिनेशन है। आई वुड लिव इन अ ह्यूज पैलेस। ठीक है। उसने मुझे ऐसे ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर तो किया ना, तो ही ऑर्डर्ड एज इफ। अब यही एज इफ जो लगा है ना, यही इस चीज का प्रूफ है कि ये इमेजिनेशन है। जैसे कि ही वॉज माई मास्टर, हम लिख रहे हैं ही वॉज माई मास्टर का मतलब क्या, मेरा मालिक था, लेकिन मालिक तो नहीं था ना, ऑर्डर ऐसे किया मालिक की तरह। सो ही वर माई मास्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। एज इफ ही वॉज शुड बी रिप्लेस्ड एज इफ ही वर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है प्यारे बच्चे, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहा हूं, कंडीशनल से है क्वेश्चन। कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर इमेजिनेशंस होती हैं, विशेष होती हैं, डिजायर्स होती हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई मास्टर। क्लियर है? लिख लेते हो सब बच्चे? लिख लिया करो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो फिर रह जाओगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Not only she watched the news, but she also cooked food. Not only she watched the news, but she also cooked food. हम्म। सिर्फ उसने न्यूज ही नहीं देखा, उसने खाना भी पकाया, ऐसा कह रहा है। लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो देखिए जो एरर है ना, पार्ट 1 में आ गया, नॉट ओनली शी वॉच्ड। ठीक है, नॉट ओनली शी वॉच्ड, यहां पर एरर आ गई। इसमें देखिए ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, कोर रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, कोर रिलेटिव कंजंक्शंस विच मींस पेयर ऑफ कंजंक्शंस। तो पेयर है नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन, ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा वहां पर। ठीक है, नॉट ओनली शी वॉच्ड, नॉट ओनली शी वॉच्ड शुड बी करेक्टेड टू नॉट ओनली डिड शी वॉच। ठीक है, इन्वर्जन यहां पर लगा दिया बच्चे। ठीक है, इन्वर्जन होता है कि यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर जोर डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। तो बन गया नॉट ओनली डिड शी वॉच द न्यूज बट ऑल्सो कुक्ड फूड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। द गवर्निंग बॉडी at its first meeting have decided to conduct the test again. द गवर्निंग बॉडी, जो रूलिंग बॉडी है, एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, अपनी पहली मीटिंग में, हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट अगेन। लीजिए बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ, बनाए बच्चे।
The governing body at its first meeting have decided to conduct the test again. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर आ रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट थर्ड जो लिखा है हैव डिसाइडेड, ये गलत है, ये पार्ट में एरर है। गवर्नमेंट बॉडी यहां पर सिंगुलर एंटिटी की तरह काम कर रही है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल प्लूरल लगा रहे हैं हम, सो इट्स रॉन्ग। इट शुड बी rather than have, it should be has। मतलब have decided नहीं, उसकी जगह has decided होना चाहिए। The governing body at its first meeting has decided to conduct the test again। ये स्टेटमेंट बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। The magistrate and collector were present there on the spot। The magistrate and collector were present there on the spot। ठीक है, ये रहा टाइमर। पढ़ने में तो देखिए ठीक लग रहा है, अब पता लगाइए सही है कि गलत है। चलिए समय समाप्त हुआ। Original statement was the magistrate and collector were present there on the spot। एरर आ गई, वर नहीं होना चाहिए, was होना चाहिए बच्चे। पार्ट 2 में वर जो लिखा ना ये गलत है, ये जो प्लूरल वर्ब हमने लगाई है गलत है। अब ये कंसेप्ट नोट कर लेना, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके आने वाले एग्जाम में ऐसी एक एरर आ सकती है। The word were should be replaced with was, which means the verb were should be corrected to was। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ये कितने लोग हैं ये बताइए आप। एक हैं, दो हैं, या उससे भी ज्यादा है? अब ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई यही आएगा कि सर ये दो लोग हैं, दीज आर टू डिफरेंट पीपल। नो, हाँ, ये सिर्फ एक ही आदमी है। ये दो चैप्टर का पार्ट हो गया, जैसे मर्जी समझ लेना, या तो आप समझ लो आर्टिकल चैप्टर, आर्टिकल में भी सेम एरर आती है, या फिर समझो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, आर्टिकल द मजिस्ट्रेट के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये जो दो पोस्ट हैं, मजिस्ट्रेट होना और कलेक्टर होना, ये दोनों एक ही आदमी है, वही कलेक्टर है वही मजिस्ट्रेट है। अच्छा, कैसे ये दो कैसे होंगे? तो फिर हमें लिखना पड़ेगा द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर। अब दोनों के साथ आर्टिकल द लगाकर स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया, तो यहां पर फिर ये दो पर्सन हो गए, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर। ठीक है, और यहां पर फिर वर जो है वो ठीक हो जाता, लेकिन क्योंकि ये एक ही आदमी है, जब आर्टिकल द पहले वाले के साथ लग गया तो इसका मतलब वो एक ही है, दोनों के साथ लग गया इसका मतलब वो दो है। तो जैसा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लगाना, प्लूरल रहेगा प्लूरल लगाना। ये इसी का सारा एक्सप्लेनेशन है बच्चे। आपको सारा क्रक्स जो है, जिस्ट है, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मैंने लिखवाया भी आपको। सही स्टेटमेंट, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉज प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर वो मौजूद था।
फिर समझा देता हूं, अगर आर्टिकल द एक के साथ लगा है पहले वाले के साथ, तो फिर वो दो पोस्ट हैं अलग अलग, लेकिन पर्सन एक ही है। लेकिन अगर वो दोनों के साथ लगा है तो वो पर्सन भी दो अलग है और पोस्ट भी अलग अलग है। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी ने स्किप तो नहीं किया, लिखा सबने, नोट कर लिया? चलिए फिर, आई होप, मुझे लगता है सबने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर known to everyone. The merit of these books are known to everyone. आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए, समय तो समाप्त हो प्यारे बच्चों। समय की समाप्ति। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। वर्ब जो आर लगी है वो गलत है, पार्ट थर्ड गलत हो गया। आर की जगह इज लगना चाहिए, आर नोन की जगह इज नोन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए क्या है, दीज बुक्स है या मैरिट है? मैरिट है ना, तो मैरिट आर क्यों? मैरिट इज ना। आई होप बिल्कुल क्लियर है आपको, क्रिस्टल क्लियर है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी व्हाट? द मैरिट ऑफ दीज बुक इज, सॉरी, दीज बुक्स इज नोन टू एवरीवन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। प्रश्न नंबर 15। ये तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, मैंगो भी बहुत अच्छा है। हाँ, कितना आसान क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रोटन। रोटन मतलब सड़ा हुआ होना, गला हुआ होना, है ना। रोटन के लिए एक वर्ब लिख लीजिए बहुत अच्छी, रेंसेड। लिखिए लिखिए, RANCID, रेंसेड। लिख लेना, ये आता है, रोटन एडजेक्टिव भी होता है। अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रोटन, लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए, समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रोटन। फिर वही, आर की जगह क्या, इज लगाओ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अ पार्ट। एक पार्ट कैसा है, सड़ा हुआ, गला हुआ है, आर की जगह क्या, इज लगाओ। ठीक है, यही सब कुछ यहां पर आपको बताया गया है। द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रोटन, इज स्टेल, इज रेंसेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वी कैन ऑलमोस्ट get everything in this market at reasonable price. We can almost get everything in this market at reasonable price. तो ये आपके चारों ऑप्शन, चारों पांचों ऑप्शंस हैं। लीजिए टाइमर लीजिए।
तो समय तो हुआ समाप्त। So we can almost get everything in this market at reasonable price. ये आपका क्वेश्चन था। एरर आ गई, वी कैन ऑलमोस्ट गेट, ये यहां पर एडवर्ब की पोजिशनिंग की एरर है। ऑलमोस्ट जो है ना वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, उसकी पोजिशनिंग जो है गलत जगह पर है। सो ये जो वी कैन ऑलमोस्ट गेट लिखा ना, वी कैन गेट ऑलमोस्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना वर्ब से पहले लगी है, वर्ब के बाद होनी चाहिए। ठीक है, therefore the correct sentence should be or should be read, we can get almost everything in this market at a reasonable price. This should be the correct statement. चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। Under a tree was sleeping an old lady with her young child. Under a tree was sleeping an old lady with her young child. ये लीजिए, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके, और ये लगाइए टाइमर, बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। Now the question is no error. The question is no error. देखिए, किसी भी बाकी जो सब्जेक्ट है ना बच्चे, जैसे आपको मैथ्स है या आपका मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग जिसको बोलते हैं आप, या जीएस है, जीके है, जो भी है, इनमें नो एरर क्वेश्चंस नहीं आते बच्चे। नो एरर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में आते हैं, और यही लैंग्वेज की बड़ी डेंजरस वाली रिस्क की चीज है, क्योंकि नो एरर क्वेश्चन पकड़ना, क्या बोलते हैं उसको, खाला का घर नहीं है, बोलते हैं ना, खाला का घर इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा तो कहीं ना कहीं, बच्चा जहां बोलने में अजीब लगेगा वहीं पर एरर निकालेगा। नो एरर पकड़ने के लिए यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट और अटमोस्ट कॉन्फिडेंट, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर ये पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन नो एरर है, तो उसके लिए तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको सही गाइडेंस मिले और उस पर आपने अच्छा खासा काम कर रखा। बोलो राइट या रॉन्ग? तो अंडर अ ट्री, आइए देखते हैं कैसे ये नो एरर, थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करते हैं। अंडर प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, ट्री नाउन हो गया, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, स्लीपिंग मेन वर्ब। ठीक है, एन आर्टिकल, ओल्ड एडजेक्टिव, लेडी नाउन विद प्रपोजिशन, हर डिटर्मिनर, यंग एडजेक्टिव, चाइल्ड नाउन। अगर आपको एक एक वर्ड का इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना आ जाए ना, मीनिंग नहीं, हम क्या करते हैं मीनिंग निकालते हैं, हिंदी भाषी हैं ज्यादातर बच्चे, वो क्या करते हैं मीनिंग निकालते हैं, बोलने में ठीक लग रहा है, बोलने में गलत लग रहा है। बाकियों का इंग्लिश में हाउ हाउ डज इट साउंड्स, सॉरी हाउ डज इट साउंड, ठीक है साउंड, इट कैन बी डाइजेस्टेड। ऐसे नहीं होता बिल्कुल, मैथ्स में आपको पूरा जिस तरीके से जमा घटा गुणा भाग, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसी तरीके से लैंग्वेज में ग्रामर टेक्निकलिटी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यहां पर ना तो कोई ग्रामेटिकल एरर है, ना ही कोई कंसेप्चुअल एरर है। आप समझे मेरी बात को? ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और कंसेप्ट भी बिल्कुल सही है। हेंस दिस सेंटेंस शुड बी अ नो एरर सेंटेंस। वही सारी चीजें बता रहे कि भाई सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक प्लेस्ड है।
ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज नो एरर. द कंक्लूजन इज दैट देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. चलें आगे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ. Horse and carriage are waiting there for the couple. टांगा मतलब घोड़ा और जो बग्गी होती है वेट कर रहा है किसके लिए? कपल के लिए. लीजिए टाइमर. चलिए भाई, समय समाप्त हुआ. हॉर्स एंड कैरियर्स आर वेटिंग देयर फॉर द कपल. ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी प्यारे बच्चे. आर गलत हो गया. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियर्स, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत से ऐसे, फायर एंड वाटर. तो ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, इनमें हमें ध्यान रखना होता है कि ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं या एक ही यूनिट है. जैसे घोड़ा और गाड़ी, बग्गी, दोनों इंतजार कर रहे हैं अलग अलग क्या, या दोनों एक ही चीज है? सिंपल, एक ही चीज है ना. तो वर्ब प्लूरल कहां से हो जाएगी? वर्ब तो सिंगुलर आनी चाहिए. The word are should be corrected to is. The reason is that the phrase horse and carriage is often treated as a singular unit or entity, representing a traditional mode of transportation. When referring to it in this way, a singular verb is required. The adjustment ensures proper subject verb agreement by treating the combined phrase as one cohesive unit. So the correct sentence is, or the correct sentence should be, horse and carriage is waiting there for the couple. ठीक है, चले आगे. तो बढ़िया क्वेश्चन था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर बच्चों. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. 5 क्विंटल ऑफ वुडन कोल, 5 क्विंटल ऑफ वुडन कोल are his annual requirement for the unit. 5 quintals of wooden coal are his annual requirement for the unit. No error. ये सारे के सारे ऑप्शंस है आपकी. देखिए सही है गलत है. चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ. अगेन सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न पर जा रहा है. तो 5 क्विंटल जो कोयला जो है, लकड़ी का कोयला, वो एक यूनिट है. ठीक है, वो एक यूनिट है. ठीक है, तो वर्ब जो आर है ना, ये आर नहीं होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए, इज होनी चाहिए. बिल्कुल सेम वही जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया, उसी पैटर्न पर ये एरर, सेम पैटर्न पर वही एरर है. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? सो द करेक्ट सेंटेंस इज 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल इज, आर नहीं क्या, इज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट. वार्षिक, साल में 5 क्विंटल कोयला लगता है, ऐसा कह रहा है यूनिट के अंदर. 5 क्विंटल कोयले की खपत है वहां पे. क्लियर? आर नहीं क्या, इज लगाइए. क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया. Dickens have vehemently criticized the philosophy
in hard times. अब आपको एक दार्शनिक का ये है, इनका नाम डिकन्स था, have vehemently criticized the philosophy of hard times. चलिए जी बनाइए, लीजिए टाइमर लीजिए। समय समाप्त हुआ। देखिए, तो जो एरर आ गई वो आ गई पार्ट 1 में। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो है डिकन्स हैव vehemently criticized the philosophy in hard times. हार्ड टाइम्स जो बुक थी ना उसमें क्रिटिसाइज किया उन्होंने, ठीक है। अब डिकन्स जो है ये कितने पर्सन है? ये कई लोगों का नाम है क्या? कई लोग हैं क्या ये? और दिस इज वन एंड ओनली अ पर्सन? तो एक बंदे का नाम है ना, एक बंदे का नाम है, SEIS से खत्म हो रहा है, पर्सन कितने हैं? एक। तो फिर हैव थोड़ी आएगा, क्या आएगा भाई? हैज आएगा ना। तो एरर आई पार्ट 1 में डिकन्स हैव, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब। पहले डिसीजन लेने से पहले आप उसके लॉजिक तो समझिए, रैशनैलिटी तो निकालिए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था वहां पर कि एक दार्शनिक है वो, एक फिलोसफर है वो, एक मतलब एक पर्सन है वो, ठीक है। तो द करेक्ट सेंटेंस is, or it should be, Dickens has vehemently criticized the philosophy in hard times. Hard times में जो बुक है उसमें उसने खुलकर क्रिटिसाइज किया है। चलें आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। अभी मुश्किल से वो जो प्लेन था वो लैंड किया ही था, कहां पर? एयरपोर्ट पर, है ना। और अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, सराउंड कर दिया, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस आपके, और लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। ओरिजिनल स्टेटमेंट थी, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। एरर जो है वो पार्ट 1 में है। नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, तो पार्ट 1 में नो सूनर द प्लेन लैंडेड। देखिए यहां पर जो एरर आ रही है ना, उसे आप समझिए, चाहे तो आप उसे कंजंक्शन से समझ लीजिए, और चाहे टॉपिक मैंने कल या परसों क्लास में आपको समझाया था, इन्वर्जन। इन्वर्जन इज कॉल्ड यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन इज कॉल्ड यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। फिर आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, इन्वर्जन कह देते हैं। किस लिए ऐसा किया जाता है? किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज को पर जोर डालने के लिए। ऐसा कब पता लगे कहां कहां होगा? जब भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा। तो हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ये सब क्या है? एडवर्ब है।
तो वहां पर एडवर्बियल फ्रेज जो होता है उसके बाद ये कंसेप्ट आ सकता है कि वहां पर इन्वर्जन का इस्तेमाल कर दे, यानी इन्वर्जन करके उस बात पर जोर भी डाले। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एरर आई थी पार्ट 1 में, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट दी, ये एरर थी, नो सूनर द प्लेन लैंडेड। अब क्या बना? ठीक है, जो लैंडेड है ना उसके लिए वो आपका टेंस कौन सा है? वो पास्ट इंडेफिनिट है ना। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डेड। तो डेड को लाके लिख दो, द प्लेन जो सब्जेक्ट है उससे पहले ले आओ। देखिए ग्रामेटिकली मैं आपको बताऊं दोनों सही होते हैं वैसे तो, नो सूनर द प्लेन लैंडेड ना, ये भी ठीक है। अगर आपको सीखनी है ग्रामर तो, अगर रटनी है तो ऐसे ही रट लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन का इस्तेमाल तब होता है जब किसी चीज पर जोर डालना हो। तो जोर डालने वाली बात तो स्पीकर के ऊपर है ना कि उसने जोर डाल के कहा या नहीं कहा। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो इन्वर्जन को प्रेफरेंस दो, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखो। ठीक है, सो नो सूनर द प्लेन लैंडेड बदल गया किसमें? नो सूनर डिड आ गया उसकी सेकंड फॉर्म, डिड द प्लेन लैंड। अब इस बात पर जोर डाल दिया। ये सारा का सारा आपको यहां समझाया है, इन्वर्जन क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, hence the correct statement should be no sooner did the plane land at the airport than a group of armed commandos surrounded it. क्लियर है? लिख लिया अच्छी तरीके से आपने सारी चीजों को? स्किप करोगे तो आपका नुकसान होगा बच्चे। चलिए, आई होप सब बच्चों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहा आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नोर शी डज। कलर्स दिखाया ना पिक्चर में, तो कह रहा आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नॉर शी डज, ना मुझे पसंद है और ना ही उसे ये ब्राइट कलर पसंद है। किसने कहा? ही सेड टू राम, उसने राम से कहा। चलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये जो आपको ऑप्शंस के नीचे दिख रहे हैं, देखिए कौन से वाला गलत है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत नहीं है तो ऑप्शन 5 नो एरर उठाना है फिर आपको। लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। एरर बनी पार्ट 3 में, नॉर शी डज, यहां पर एरर बनती है। The phrase nor she does should be corrected to nor does she. फिर वही इन्वर्जन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन किस किस लिए? किसी चीज पर जोर डालने के लिए। सो जो नॉर शी डज था वो चेंज हो गया नॉर डज सी। जैसे हमने वहां पर डिड किया ना सब्जेक्ट से पहले पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डू डज होता है, डज को लाकर रख दिया सब्जेक्ट से पहले, बन गया इन्वर्जन। मतलब किस लिए? जोर डालने के लिए, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया। तो सही स्टेटमेंट बना, आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर, इतना ज्यादा ब्राइट कलर मुझे पसंद नहीं है। नॉर डज शी, ना मुझे पसंद है और ना ही उसे पसंद है। ही सेड टू राम, उसने राम को ऐसा कहा।
अब क्लियर है? इन्वर्जन से लगातार 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Many pupils of this college are working as teachers in different public schools. Many pupils of this college are working as teachers in different public schools. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इसी कॉलेज के दे आर वर्किंग एज अ टीचर और एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स। चलिए टाइमर लीजिए, बनाइए, ध्यान से बनाना। समय समाप्त हो बच्चों। Original statement was many pupils of this college are working as teachers in different public schools. So this was the original statement. Error बन गई many pupils of this college. पार्ट 1 में एरर आ गई बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। The word pupils should be replaced by students. देखिए वैसे अगर डिक्शनरी देखोगे ना तो आपको ये सिनोनिम दिखा देगा, मतलब स्टूडेंट का सिनोनिम प्यूपिल बता देगा, प्यूपिल का सिनोनिम स्टूडेंट बता देगा, लेकिन ये एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक माइन्यूट, ठीक है, बारीकी होती है यहां पर भी, नुआंस। The reason is that both pupils and student can refer to individuals who are learning. Pupils is more commonly used to refer to young learners, typically in primary or elementary education. In contrast, whereas students is a more appropriate term for individuals attending a college or university. Pupil ठीक नहीं है वर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, तो ठीक वर्ड होगा क्या? स्टूडेंट्स। नाउन से समझ लीजिए, एरर नाउन चैप्टर की आ गई। So the correct statement should be what? Many students of this college are working as teachers in different public schools. This should be the correct statement. ठीक है बच्चों, कोई परेशानी कहीं पर? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। The recent incidents of corruption illustrate about the characters of our political leaders. Characters of our political leaders. These are the options. ये options हैं। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। सो द ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो क्या थी? द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन एम्प्लाई इलस्ट्रेट का मतलब किसी चीज को रेफरेंस देना, अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। एरर बनी पार्ट 2 में। एम्प्लॉय और इलस्ट्रेट दोनों की दोनों वर्ब हैं। So the phrase employ illustrate about should be corrected employ illustrate. ठीक है। अच्छा, preposition जो बच्चे वो गलत है वहां पर ना, preposition
The reason is that the verb illustrate does not require the preposition about. अच्छा, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट का मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब कभी भी एक्सप्लेन अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट ये रॉन्ग होता है बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसका सेल्फ लर्न्ड मीनिंग यही होता है कि उसके बारे में बताया। जैसे डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, ये कभी भी अबाउट नहीं उठाते, इलस्ट्रेट का मतलब भी वही होता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत, ठीक है। एक वर्ब अलग से लिख लीजिए इसके लिए, इलस्ट्रेट का मतलब भी वही, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन। तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, अपने साथ प्रपोजिशन लेती नहीं है। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लीजिए, डोंट यूज प्रपोजिशन अबाउट विद दीज वर्ड्स, दीज आर इलस्ट्रेट, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एटसेट्रा। डन एवरीबॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके। प्रपोजिशन का एरर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। So the correct statement should be the recent incident of corruption employ illustrate the characters of our political leaders. क्लियर है सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन, स्किप तो नहीं किया? बढ़िया, वेरी गुड, फैबुलस, फैंटास्टिक। आई होप कि सबने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। उन्हें पता नहीं है कि लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, बाद में जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, क्राइम कमिट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। चलिए, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं बच्चे आपके पास, और अब लीजिए आप टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। सो आइए देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। ये एरर बहुत ही मजेदार एरर है, ये पिछले कुछ दिनों से मतलब एग्जाम में आना शुरू हुआ है, ठीक है। ये सब में आया, मतलब बैंकिंग में भी आया, एसएससी में भी पूछा गया है। तो एरर आया पार्ट थर्ड में, इज बिकॉज दे आर अनअवेयर, यहां पर पार्ट है, थर्ड में एरर आ गया। देखो कंसेप्ट लिख लो, नेवर यूज बिकॉज, लिखो जरा कंसेप्ट क्या है। नेवर यूज बिकॉज with the word, never use because with the word the reason। हाईलाइट कर देना बिकॉज और रीजन को। लिख लिया? अब कह रहा है कि देखो, अंडरस्टूड है ना, जब रीजन लिख दिया तो बिकॉज नहीं लगाना, बिकॉज लिख दिया तो रीजन मत लगाना, क्योंकि बिकॉज भी रीजन को बता रहा है। तो दोनों को लगाओगे तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाएगा, रिडंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया कंसेप्ट है, वही यहां पर आपको सारा समझाया बच्चे। द रीजन लिख दिया तो उसके बाद फिर आप बिकॉज मत लिखिए। तो स्टेटमेंट बनेगी, द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल commit crime is that they are unaware of the legal complications। ठीक है, क्लियर है बच्चे?
चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा अच्छे से, समझ लिया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। क्या कह रहा है? ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट ईच अदर इन द रेसलिंग मैच। ठीक है, ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट ईच अदर इन द रेसलिंग मैच। लीजिए, टाइमर लीजिए, बनाइए। समय हुआ समाप्त प्यारे बच्चों, टाइम इज अप नाउ। आइए देखते हैं। टू डिफीट वन अनदर, टू डिफीट वन अनदर। Now each other should be replaced वन अनदर। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था बच्चे। कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं ना, देखिए ईच अदर लगता है दो के केस में, और वन अनदर लगता है प्रोनाउन का कंसेप्ट बच्चे, प्रोनाउन चैप्टर का ना। ये जो कंसेप्ट है प्रोनाउन चैप्टर से है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। लिख लीजिए, रेसिप्रोकल। दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दीज आर टू, ईच अदर एंड वन अनदर। दो होते हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर। ईच अदर के लिखिए, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू। अब वन अनदर के लिखिए, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, मोर देन टू मतलब क्या, पर्सन प्लेस थिंग कुछ भी, लेकिन किसके लिए, दो के लिए आप इस्तेमाल करना ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। आसान सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो ये जो पार्ट थर्ड में टू डिफीट वन अनदर लिखा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर की बात हो रही है ना, काफी सारे रेसलिंग मैच में इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो दो के लिए आप जो ईच अदर लगा हुआ है वो गलत हो गया, उसे लगाना चाहिए उसकी जगह क्या, वन अनदर। अब वो सारी चीज आपको समझा दी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैसे क्या होते हैं, है ना, कहां पर कैसे उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट वन अनदर इन द रेसलिंग मैच। दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। चलिए, आई होप सब बच्चों ने लिख लिया होगा भाई, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर थे फ्रेजल वर्ब्स के। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं प्यारे बच्चे? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं एक वर्ब प्लस एक एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन। कई बुक्स में, कई किताबों में, कई क्लासेस में इनको फिक्स प्रेपोजिशन भी समझा देते हैं, लेकिन वो फिक्स प्रेपोजिशन नहीं, उनकी करेक्ट टर्म जो होती है फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। जैसे लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक ऑन, ठीक है। सब सब बार बार देख रहे हैं आप क्या चेंज हो रहा है, प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है या एडवर्ब चेंज हो रहा है, लेकिन मीनिंग सबके चेंज हो रहे हैं। फ्रेजल वर्ब ऐसे कहा गया, क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि फ्रेज के रूप में, इडियम के रूप में काम करती है ये, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लो टेंस से था, उसके अलावा नाउन से भी था, लास्ट में आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस भी थे। तो सेशन में बहुत कुछ सीखने को था। मैं एक बार ये जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चे हैं वो एक बार इसको रिवाइज करके भी जरूर देख लें, ठीक है। So I hope you people have enjoyed this session. We'll meet you in the next session प्यारे बच्चों। और इसी तरीके से मन लगाकर सीखते रहो, पढ़ते रहो। थैंक्स अ लॉट बच्चों।